नमस्कार, मैं राजेश शर्मा। और चूँकि हमारे साथ इंद्रपाल बजरंगी जी हैं। जब हम इंद्रपाल बजरंगी जी के संघर्षों की बात करते हैं, तो चाहे बजरंग दल की बात हो, विश्व हिंदू परिषद की बात हो, चाहे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की बात हो, लगातार जिस तरह संघर्ष इनका जारी है, तो तमाम और चाहे अब भाजपा की बात हो, तो लगातार ये संघर्ष कर रहे हैं और भाजपा के कैडर के हैं। और मैं बता दूँ कि इस समय इंद्रपाल बजरंगी जी पश्चिम उत्तर प्रदेश भाजपा के क्षेत्रीय मंत्री हैं और लगातार वेस्ट यूपी में घूमकर प्रचार-प्रसार कर रहे हैं। तो हम पूछेंगे कि 39 लोकसभा सीटों पे उत्तर प्रदेश में चुनाव हो सका है अभी तक, और बीजेपी की इनकी नज़रों में क्या स्थिति है? इंद्रपाल जी, आपका स्वागत है सेव इंडिया न्यूज़ के मंच पर। बहुत बहुत धन्यवाद राजेश जी। इंद्रपाल जी, आप क्षेत्रीय मंत्री भी हैं पश्चिम उत्तर प्रदेश भाजपा के, और आप लगातार एनालिसिस कर रहे हैं पूरी भाजपा का कि क्या स्थिति है। जहाँ एक और प्रधानमंत्री जी 400 पार की बात करते हैं, और जो इंडिया गठबंधन है वो लगातार इस बार मोदी जी को प्रधानमंत्री ना बनने की वो पूरी गारंटी दे रहे हैं। तो आपको क्या लग रहा है कि 39 लोकसभा सीटों के क्या रिजल्ट हो सकते हैं? क्या रुझान है? देखिए, इस देश का माहौल बिल्कुल वही है, हम लोग भाप नहीं पा रहे। जैसे कई बार मोदी लहर और एक प्रकार से आंधी हम लोगों ने देखी है। माहौल बस वैसा ही है, लेकिन इस बार केवल एक चीज़ बदली है। जो वोटर एक बार बिल्कुल क्लियर खुलकर सामने आता था, इस बार वोटर थोड़ा-सा साइलेंट है, लेकिन लहर भी वही है, आंधी भी वही है। और 39 की 39 सीटों पर बहुत अच्छा प्रदर्शन है और पूरे भारत में ही बहुत शानदार तरीके से भारतीय जनता पार्टी अपनी सीटों से आगे बढ़कर अपना प्रदर्शन करेगी। जब हम लोग अलग-अलग चरणों की बात करते हैं, प्रधानमंत्री जी के भाषण की बात करते हैं, तो उनके भाषण लगातार बदल रहे हैं। 10 साल में क्या काम किया वो उससे कम बोलते हैं, कांग्रेस का मैनिफेस्टो ज़्यादा पढ़ते हैं। देखिए राजेश जी, कांग्रेस के मैनिफेस्टो में कुछ चीज़ें इस बार ऐसी आई हैं जो बोलने लायक हैं, और जब चुनाव आता है तो चुनावी सभाओं में, आप एक पत्रकार हैं, आप भली-भांति जानते हैं, चुनावी सभाओं में कुछ वक्तव्य निकाल कर ऐसे लाए जाते हैं जिनका उत्तर देना बहुत आवश्यक हो जाता है। जैसे अभी कांग्रेस के मैनिफेस्टो में बहुत सारी चीज़ें ऐसी आई हैं जिनका उत्तर देना बनता था, और मोदी जी के कार्य के बारे में उनकी सफाई देना मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा आवश्यक है। उनका कार्य बोल रहा है पूरे देश में। हम यदि सड़कों की बात करें, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, या किसी भी प्रकार से हम बात करें, भ्रष्टाचार पर एक इस प्रकार की नीति की बात करें, कि आज आप इन चीज़ों को देखेंगे तो खुद ही लोगों को लगता है कि कार्य हो रहा है। तो कार्य के विषय में बोलने के लिए मुझे नहीं लगता कि मोदी जी को बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, वो जनता को दिखाई दे रहा है। लेकिन जब जो विपक्ष, जिनके पास वास्तव में कोई मुद्दा नहीं है, और विपक्ष वाले किसी विषय को निकाल कर लाते हैं, तो उस विषय पर बोलना ज़रूरी भी हो जाता है, आवश्यक भी हो जाता है। आप एक अच्छे कवि भी हैं, ओजस्वी कवि भी हैं, और मैं चाहूँगा कि बाद में मैं आपसे 1-2 पंक्ति ज़रूर सुनूँ उसी तरन्नुम के साथ में जो आप मंचों पे लगातार गुनगुनाते हैं। आपको लगता है यहाँ पश्चिम उत्तर प्रदेश में भाजपा के वो प्रत्याशी जो तीसरी बार प्रत्याशी बने, चाहे मुज़फ्फरनगर हो, चाहे गौतम बुद्ध नगर हो, चाहे बुलंदशहर हो, चाहे अलीगढ़ हो, आपको लगता नहीं कि जहाँ तीसरी बार प्रत्याशी बने हैं, वहाँ बीजेपी का बहुत ज़्यादा विरोध हो रहा है? देखिए, विरोध तो कहीं नहीं है, लेकिन मैं एक चीज़ आपकी इससे एक चीज़ और आपको जोड़ता हूँ, कि जब निरंतर हमारे बीच कोई रहने लगता है, तो हमें ऐसा लगता है कि हमें कुछ नया चाहिए, और हम कुछ अलग हटकर, मतलब एक प्रकार से जैसे मनुष्य की जो अपेक्षाएँ हैं, महत्वाकांक्षाएँ हैं, वो कभी पूर्ण नहीं होती। तो कितना भी बेस्ट कर लो, राजेश जी, आप यदि 2014 से पहले देखेंगे तो सांसदों की प्रेज़ेंटेशन, जो उनकी प्रेजेंटेशन थी वो शून्य थी। वो जनता के बीच शून्य थे, वो अपने कार्यों के बीच शून्य थे, वो गवर्नेंस के बीच शून्य थे। लेकिन जब से 2014 के बाद मोदी सरकार आई है, जनता की छोड़ दीजिए, सांसदों की जवाबदेही तय हुई है, और सांसदों की नहीं, मिनिस्टरों की जवाबदेही तय हुई है। वो जनता के बीच भी उन्हें जाना पड़ता है, और अपने क्षेत्र में और जो मिनिस्ट्री में है वहाँ भी उन्हें कार्य करना पड़ता है। आप लोग देख लीजिए कि पहले मिनिस्टर होते थे या सांसद होते थे, वो अनावश्यक रूप से घूमने पे या विदेश टूर पे वो अपने कामों में लगे रहते थे, जनता के बीच कब जाते थे? अगर 2 बार का सांसद होता था तो वो दूसरी बार चुनाव में ही जनता के बीच जाता था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने, और विशेषकर नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, ये चीज़ें बदली हैं। हमारे देश में या हमारी भारतीय जनता पार्टी में आपने देखा होगा,
जैसे पहले लोग और पार्टियों के लोग केवल चुनाव के बीच में जाते थे और लोग कहते थे आलिए बरसाती मेंढक या आलिए चुनाव के मतलब इस प्रकार की कमेंटबाजी होती थी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने ये चीज बदल कर दिखाई है कि चुनावी नहीं, पूरे 5 वर्ष भारतीय जनता पार्टी के बूथ पर, सेक्टर पर, मंडलों पर, जिला स्तर पर कार्यक्रम पहुंचे हैं, अभियान पहुंचे हैं और उन अभियानों के निमित्त भारतीय जनता पार्टी का सांसद विधायक ही नहीं, एक-एक कार्यकर्ता बूथ पर गया है। तो हमें ये बताने की आवश्यकता नहीं कि हम केवल चुनाव के निमित्त आते हैं, सब लोग जाते हैं। इंद्रपाल जी, मेरठ का जहाँ तक ताल्लुक है, तो मेरठ वेस्ट यूपी की भाजपा की राजधानी है। यहाँ मुख्यालय भी है। 3 बार यहाँ, अगर मैं 1990 के दशक की बात करूँ, तो उसके बाद में 3 बार लगातार यहाँ अमरपाल सिंह सांसद रह चुके बीजेपी से। 3 बार लगातार राजेंद्र अग्रवाल यहाँ सांसद रह चुके। क्या बीजेपी डर गई थी जो इस बार यहाँ लोकल प्रत्याशी बीजेपी ने नहीं बनाया? हर जगह लोकल प्रत्याशी होते हैं, यहाँ पर विधायक हैं, सब लोकल हैं, मेयर है, लोकल है। और लोकसभा एक ऐसा चुनाव मैं मानता हूँ राजेश जी, कि सांसद को बाहर भी कहीं लड़ाया जा सकता है। और ये निर्णय जो मेरठ हापुड़ लोकसभा में लिया गया है और अरुण गोविल जी को यहाँ लाया गया है, ये भी किसी बड़े लाभ के ही लिए लाया गया है। उनकी लोकप्रियता बहुत जबरदस्त है। हमने खुद ने देखा है कि रामायण सीरियल के दौरान हम सब लोग उन्हें एक प्रकार से बिल्कुल राम की तरह ही उनको उनके दर्शन करते थे, राम की तरह ही उन्हें मानते थे। तो इसमें मुझे नहीं लगता कि लोकसभा का कोई गली मोहल्ले से कोई काम होता है, सांसद का कोई गली मोहल्ले से ही उसका स्तर होता है। लोकसभा में बाहर से भी लाकर लड़ाया जा सकता है यदि अच्छा प्रत्याशी है। आप क्षेत्रीय मंत्री हैं, इसलिए आपसे सवाल बनता है। क्या अरुण गोविल वो बड़ा चेहरा हैं, रामायण धारावाहिक में वो श्री राम की भूमिका में थे, तो क्या उन्हें सिर्फ मेरठ के लिए यहाँ लाया गया, या वेस्ट यूपी में जो भगवान राम का मंदिर बना, जो एक परसेप्शन क्रिएट करना था वेस्ट यूपी के लिए, मुझे लग रहा है वहाँ तो कोई जा नहीं पाए, क्या अकेले मेरठ के लिए उन्हें यहाँ लाया गया? और फिर उन्होंने आरोप भी लगाया, उन्होंने ये कहा कि मेरे साथ में धोखा किया गया, जिन लोगों पे मैंने बहुत विश्वास किया उन्होंने मेरे साथ विश्वासघात किया, ऐसा क्यों? तो देखिए ऐसा नहीं है, वो पोस्ट जो उनकी डली थी, मैं आपको आज एक ऑथेंटिक बात बताता हूँ, मुझे बताने का कहीं अवसर नहीं मिला, लेकिन मैं आपके इस न्यूज़ चैनल पर बताता हूँ। उस दिन से पहले, ये मेरी व्यक्तिगत सोच है, ये मेरे व्यक्तिगत मानना है, अभी मैंने इस बारे में किसी से चर्चा नहीं की, चूँकि आपने क्वेश्चन किया है तो मैं आपके इस चैनल पर उत्तर देना चाहता हूँ। आप उस दिन की इस पोस्ट से, ये दोहरा चरित्र वाली इस पोस्ट से पहले जाइएगा, वो निरंतर निरंतर ये ऐसे शुभ विचार जैसे होते हैं, शुभ विचार या कुछ थिंक या थॉट्स, वो निरंतर अपनी फेसबुक पर, अपने ट्विटर पर सुबह ही 1-2 पोस्ट करते हैं। और ये स्वाभाविक एक इत्तेफाकन जैसे वो पोस्ट उस दिन आ गई और वो लोगों को लगा कि भई यहाँ किसी व्यक्ति विशेष के लिए कही गई है। तो मैं इसे बहुत सामान्य रूप से राजेश जी लेता हूँ, क्योंकि उनकी पोस्ट को यदि आप पुरानी को देखेंगे, निरंतर वो इस प्रकार की पोस्ट डालते आए हैं। एक लास्ट सवाल है आपसे। मुज़फ्फरनगर में इधर भाजपा के संजीव बालियान थे तीसरी बार, और उधर दारा सिंह प्रजापति थे। जी। तो आपको क्या लगता है कि दारा सिंह प्रजापति बसपा के कैंडिडेट थे, हरिंदर मलिक कांग्रेस सपा गठबंधन के प्रत्याशी थे। आपको इन तीनों में कौन भारी दिखाई दे? क्या आपको लगता है कि दारा सिंह प्रजापति कहीं न कहीं भाजपा के आगे बैरियर लगा दिया उन्होंने? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के अजय रथ के सामने मुझे नहीं लगता कि बहुजन समाजवादी पार्टी जैसी एक क्षेत्रीय दल वो बैरियर लगा पाएगा। और मैं आपको बस एक ही बात कहना चाहता हूँ, चाहे वो किसी भी जाति से कोई कैंडिडेट खड़ा हो, बालियान जी से भारी मुजफ्फरनगर में कोई कैंडिडेट नहीं है। और बाकी जितनी भी जातियों की हम बात करें, तो मैं फिर आपको एक पहले की एक बात पुनः दोहराता हूँ कि वोटर आज की डेट में बहुत साइलेंट हो गया है और नरेंद्र मोदी जी का जो वोटर है, वो हृदय से जुड़ा हुआ वोटर है। वो दिखाने में विश्वास नहीं करता, करने में विश्वास करता है। और बहुत वोटर ऐसा है, मैं स्वयं गया हूँ अपने समाज के बीच भी और अन्य अति पिछड़ी जातियों के बीच भी, जो मोदी जी को जिन्होंने ये कहा कि मोदी जी हमारे लिए भगवान हैं। 2014 से पहले इस देश में था क्या, जो हमें अब नहीं मिल रहा, इसीलिए हम जाति के आधार पर या समाज के आधार पर नरेंद्र मोदी जी के साथ धोखा नहीं कर सकते। आप ओजस्वी कवि हो, मैं आपसे वो 2 पंक्ति सुनना चाहता हूँ, उसी जोश के साथ में जो आप मंच पर करते हो। इसी के साथ लास्ट सवाल है, 39 लोकसभा सीटों पे चुनाव हो चुका, सिर्फ यस और नो में, इनमें आप बीजेपी की कितनी सीट मानते हो? मैं तो 39 की 39 मानता हूँ। मुझे नहीं लगता कि 39 में कहीं एक सीट भी हम लूज़ कर रहे हैं या खो रहे हैं।
मुझे तो नरेंद्र मोदी जी पर, उनके नेतृत्व पर और उनके प्रति लोगों के हृदय में जो श्रद्धा है, उस श्रद्धा को देखते हुए, लोगों के हृदय में जो उनके प्रति विश्वास है, उसको देखते हुए मुझे लगता है कि 39 की 39 सीटें हम जीतेंगे। देखिए, हमारा काम तो पारदर्शिता के साथ में तमाम लोगों की बात करना है। अभी हम लोगों ने चौधरी विनोद चौधरी जी जो भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं, उन्होंने बात कही, उन्होंने कहा कि 400 पार इस बार जीतेंगे। इंद्रपाल बजरंगी जी क्षेत्रीय मंत्री हैं पश्चिम उत्तर प्रदेश के, इन्होंने कहा कि टोटल जो 39 सीटों पे चुनाव हुआ है, सब में भाजपा जीतेगी। चूँकि ये अपना इनके अपने विचार हैं और हमारा प्रयास है कि हम तमाम लोगों से बात करें और ये हमें अधिकार भी है कि पारदर्शिता के साथ में सबके विचार रखे जाएँ। तो ये अलग बात है, अगर मैं बात करूँ, ये अलग बात है कि इस बार 2019 के मुकाबले लगातार वोट परसेंटेज कम हो रहा है। लोगों में कहीं न कहीं जो चुनाव के मुद्दे रहे वो बेरोज़गारी मुद्दा रहा, महँगाई बहुत बड़ा मुद्दा रहा, किसानों के बहुत सारे जो अब तक मूवमेंट चले वो बहुत बड़ा मुद्दा रहा। जो किसान मूवमेंट में 1 साल पहले बहुत सारे किसान शहीद हुए, वो सब मुद्दा रहा। तमाम मुद्दे रहे और उन मुद्दों पे लोगों ने वोट भी किया। लेकिन हम इनकी बात इसलिए रखेंगे कि इन हमारा अगर हमें पारदर्शिता के साथ में रखनी है तो इनकी बात पे रखेंगे। अब हम चूँकि इंद्रपाल जी कवि हैं, ओजस्वी कवि और बहुत सारे भाजपा के मंच पे वो कविता, तो मैं चाहूँगा कि दर्शकों के लिए वो 4 पंक्तियाँ आप उसी तरन्नुम के साथ एक बार सुनाएँ। चलिए गजेंद्र जी की 4 पंक्तियाँ मैं आपको सुनाता हूँ। वैसे उसको सुनाने के लिए थोड़ा-सा अलग माहौल चाहिए, लेकिन फिर भी या मैं अपनी 2 पंक्तियाँ लिखी हुई जो स्वयं की आप हैं, हाँ, अपने स्वयं को सुनाओ, तो बहुत अच्छा। स्वयं की लिखी हुई 2 पंक्तियाँ मैं आपको सुनाता हूँ, जो भगवान से वैसे तो भगवान ने मुझे बहुत कुछ दिया है, लेकिन फिर भी कहीं जो छोटी-मोटी शिकायत बची है, वो प्रार्थना के रूप में मैं उनसे शिकायत करता हूँ। वो 2 लाइनें आपको सुनाता हूँ अपनी लिखी हुई। मेरे दाता मेरे भगवन, तेरी दुनिया निराली है। मेरे दाता मेरे भगवन, तेरी दुनिया निराली है। किसी घर में अंधेरा है, किसी घर में दिवाली है। बता ये क्यों रचा तूने अनोखी दुनिया का मेला। बता ये क्यों रचा तूने अनोखी दुनिया का मेला। कहीं भंडार दौलत के कोई खाली का खाली है। बहुत शानदार, कहीं बहुत शानदार। मैं एक बार बता दूँ इंद्रपाल जी के बारे में कि जब मेरठ में 1999 में मतलब 1998 में साक्षरता अभियान चला था। यहाँ जब साक्षरता अभियान को लेकर लगातार हम सब लोग काम कर रहे थे, तो तब आप एक स्वयंसेवक की भूमिका में पोहली गाँव से निकले थे और आपने अपने गाँव में 400 लोगों की सूची कलेक्ट की थी। वे लोग जो 15 से 35 आयु वर्ग के अनपढ़ लोग थे और उन्हें साक्षर करने का प्रयास किया। और उस वहाँ मिशन से में आपने ही मुझे ब्लॉक कोऑर्डिनेटर बनाया था। आपका बड़ा संघर्ष रहा और उसके बाद में लगातार चूँकि जब आप मास के बीच में गए, लोगों के बीच में गए, तब से लगातार आप संघर्ष कर रहे हैं और भाजपा में लगातार बने हुए हैं। बहुत सारी विशेषता हैं विनोद चौधरी जी में और इंद्रपाल जी में। अभी हम लोगों ने उनसे बात की। मेरा आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ एक बार चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। नमस्कार।